हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में जो हम चेकलिस्ट को डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे जो है जब भी हम कोई नेटवर्क को फॉर्म करते हैं तो हमारी डिवाइसेस की क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारी नेटवर्क के लिए होती हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं वो हमारी एक चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो चेकलिस्ट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और ध्यान से समझना सारी चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस कराऊंगा वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ध्यान से समझना, क्योंकि आपको जो है इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो हमारा पार्ट 6 है चैप्टर नंबर 10 का, जो कि हमारा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो नेटवर्किंग वाली यूनिट है इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले जो है इस यूनिट के मैं 5 पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे वो 5 पार्ट तो उनको देख लेना। काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो नेटवर्किंग से रिलेटेड मैं उनमें डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं यहाँ पे चेकलिस्ट को। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको जो है एक स्मॉल लैन को फॉर्म करना हो, मतलब कि एक स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क अगर हम फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारी चेकलिस्ट में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। हमें रिक्वायरमेंट होगी क्लाइंट कंप्यूटर की विद एनआईसी कार्ड, मतलब कि ऐसे क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए जिनमें कि एनआईसी कार्ड भी लगे हुए होने चाहिए। साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक सर्वर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि एक स्मॉल नेटवर्क होगा तो वहाँ पे कोई ना कोई एक सर्वर रहेगा। और हमें जो है आपकी रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, और केबल की भी रिक्वायरमेंट होगी। ऑब्वियस है, हम केबल की हेल्प से ही कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो है आपको एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होगा, जो कि आपका सर्वर पर इंस्टॉल होगा, जिसकी हेल्प से पूरा नेटवर्क आपका मैनेज होगा। तो ये सारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है अगर आपको एक स्मॉल लैन को फॉर्म करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चेकलिस्ट में होनी चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि अगर आपको एक ऐसा नेटवर्क फॉर्म करना हो जहाँ पे कि आपको ऑफिसेस या फिर डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करना हो, मतलब कि किसी कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेस या फिर जो है डिपार्टमेंट हैं एक ही जगह पे, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि आप जो चेकलिस्ट तैयार करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी हमें क्या चाहिए होंगे, क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए होंगे विद एनआईसी कार्ड। इसके अलावा एक सर्वर चाहिए होगा, यहाँ पे भी हमें हब की रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, और साथ ही साथ हमें स्विच की रिक्वायरमेंट भी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो हम डिफरेंट ऑफिसेज और डिपार्टमेंट को कनेक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ कंप्यूटर जो होंगे वो हमारे बढ़ जाएंगे, तो हमें स्विच की भी रिक्वायरमेंट होगी, केबलिंग की ऑब्वियस में रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होगी, और साथ ही हमें चाहिए होंगे राउटर फॉर शेयर इंटरनेट एक्सेस, मतलब कि हम चाहते हैं डिफरेंट जो ऑफिस हैं उनमें इंटरनेट को शेयर करना, तो हमें जो है राउटर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से ऑफिस या फिर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करने के लिए ये जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मतलब कि एक चेकलिस्ट अगर आप तैयार करते हैं इस टाइप के नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर आपको कनेक्ट करना हो ऐसे ऑफिस को जो कि आपके डिफरेंट प्लेसेस पे हैं, मतलब कि अलग अलग लोकेशंस पे अगर आपके ऑफिस हैं, तो उनको अगर आपको आपस में कनेक्ट करना होगा तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, उनको कनेक्ट करने के लिए, मतलब कि डिफरेंट लोकेशंस पे अगर आपके ऑफिस हैं, तो उनके नेटवर्क को फॉर्म करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, जो हमारी चेकलिस्ट होगी, उसमें रहेंगे हमारे क्या क्या चीज़ें। क्लाइंट कंप्यूटर चाहिए होंगे हमें विद एनआईसी कार्ड, ऑब्वियस है। इसके अलावा हमें एक सर्वर चाहिए होगा, हमें हब और स्विच की रिक्वायरमेंट होगी कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा हमें जो है राउटर चाहिए होगा हर एक लोकेशन पे, जिससे कि जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क है उसमें हम जो है कनेक्ट हो पाएँ, क्योंकि अलग अलग लोकेशंस पे अगर आपके जो ऑफिस हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए आपको राउटर्स की रिक्वायरमेंट होगी हर लोकेशन पर, जिससे कि आप जो इंटरनेट है उसकी हेल्प से आप कनेक्ट कर पाएँ हर एक ऑफिस को। इसके अलावा जो हमें बेंच सर्विस की रिक्वायरमेंट होगी, सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो एक फास्ट इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि डेडिकेटेड हमें केबल की हेल्प से मिल रहा हो, और उसको जो हम राउटर की हेल्प से शेयर कर देंगे, मतलब कि वहाँ पे राउटर की हेल्प से जो इंटरनेट एक्सेस होगा वो हम ले लेंगे। और यहाँ पे केबलिंग की भी रिक्वायरमेंट होगी, ऑब्वियस है, और साथ ही साथ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि जो नेटवर्क है उसको हम मैनेज कर पाएँ। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से आपकी चेकलिस्ट रहेगी अगर आप जो है कनेक्ट करना चाहते हैं ऐसे ऑफिस को जो कि डिफरेंट प्लेसेस पे हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि नेटवर्क में हम ये कैसे डिसाइड करें कि जो हमारा सर्वर होगा वो हम कहाँ पे प्लेस करें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि सर्वर जो हम कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ पे हमारा सर्वर रहेगा। तो अगर हम बात करें, मान लीजिए एक कंपनी है जिसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, और हर ऑफिस में जो है कुछ अलग नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, मतलब किसी में 20 हैं, किसी में 30 हैं, किसी में 40 हैं, तो इस तरीके से कंप्यूटर हैं। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि जो सर्वर है वो आप कहाँ पे कॉन्फ़िगर करें। तो इस चीज़ को देखिए कैसे डिसाइड करते हैं। इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमें फॉलो करना पड़ता है 80-20 का रूल। अब ये 80-20 का रूल क्या है, देखिए समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक नेटवर्क है जिसमें कि बिल्डिंग ए है, बिल्डिंग बी है और बिल्डिंग सी है, मतलब कि 3 बिल्डिंग्स हैं
और बिल्डिंग ए में जो है वो नंबर ऑफ कंप्यूटर 120 है, और बिल्डिंग बी में जो है वो 20 कंप्यूटर्स है, और बिल्डिंग सी में जो है वो आपके 25 कंप्यूटर्स हैं। यहाँ पे आर रह गया है। तो इस तरीके से 25 कंप्यूटर जो है बिल्डिंग सी में है। तो इस तरीके से ये जो है पूरा एक नेटवर्क है, मतलब कि अलग अलग बिल्डिंग है ये, लेकिन ये पूरा एक नेटवर्क है। अब इसमें आपको बोला जाए कि भाई आप सर्वर कहाँ पे रखोगे। मान लीजिए किसी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी के डिफरेंट ऑफिस हैं जहाँ पे कि इस तरीके का सिनेरियो है, तो आपसे पूछा जाए कि आप जो है सर्वर कहाँ पे लगाएंगे, तो आप किस तरीके से चूज़ करेंगे कि सर्वर कहाँ पे होना चाहिए। तो 80-20 का रूल जो है वो ये है कि जहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा होंगे, मतलब कि 80% ट्रैफिक जहाँ पे होगा नेटवर्क का, वहीं पे जो है हम सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो सिंपल टर्म में अगर हम कहें तो जिस जगह पे भी सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं वहीं पे हम सर्वर को कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब उसी प्लेस पे जो हम सर्वर को लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है आपका सर्वर रहेगा बिल्डिंग ए में, क्योंकि बिल्डिंग ए में जो है सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। तो 80:20 का रूल यही है कि जहाँ पे 80% ट्रैफिक होगा आपके नेटवर्क का, वहीं पे जो है हम क्या करते हैं, सर्वर को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। देखिए इसको और क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। अब देखिए इस एग्जाम्पल को जैसे ही आप देखेंगे तो आप जो है तुरंत देखते ही इसका आंसर बता देंगे कि यहाँ पे देखिए एक नेटवर्क है जिसमें कि ऑफिस ए है, बी है, सी है और डी है, और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कंप्यूटर इस तरीके से दे रखे हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कहाँ पे आप सर्वर लगाएंगे, तो आप जो है यहाँ पे एकदम से आंसर कर देंगे कि ऑफिस ए, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कंप्यूटर ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, ऑफिस ए में जो है हम क्या करेंगे, सर्वर को प्लेस कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से जो हम नेटवर्क में डिसाइड करते हैं कि सर्वर जो है वो हमारा कहाँ पे रहेगा। अब बात करते हैं कि हमें जो है जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो कब चूज़ करनी चाहिए, कि ट्विस्टेड पेयर केबल को अगर हम चूज़ कर रहे हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है हम उस कंडीशन में चूज़ करते हैं जबकि आपका जो बजट है वो लो हो, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने हैं और आप चाहते हैं केबल की हेल्प से कंप्यूटर को कनेक्ट करना, तो आप जो है ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो है आपकी चीप रहती है, क्योंकि ये जो है चीप केबल होती है, सस्ती आपको पड़ जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इजी इंस्टॉलेशन, तो आप जो है ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी इजी रहती है। और इसके अलावा जो है आपका ये पॉइंट भी हो सकता है कि आपको जो है बहुत हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो आपकी मैक्सिमम 100 Mbps तक का ही डेटा ट्रांसमिट कर पाती है। तो अगर आप चाहते हैं डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो है वो आपकी 100 Mbps तक हो, उससे ज़्यादा नहीं हो, तो उस केस में जो आप ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है एक पॉइंट और है कि यहाँ पे अगर आप चाहते हैं शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेशन कराना, मतलब शॉर्ट रेंज में डेटा ट्रांसमिशन आपको करना है, तब आप जो है ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं अगर आप किसी नेटवर्क को फॉर्म कर रहे हैं और वहाँ पे जो आपको केबल की रिक्वायरमेंट है, और ये सारे पॉइंट अगर आपके हैं, तो उस केस में जो आप ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट करने से पहले। क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, देखिए अगर हम बात करें इस केबल की, तो इस केबल को अगर आप एनालॉग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एम्पलीफायर की हर 5 या 6 किलोमीटर पे। इसके अलावा अगर आप इस केबल को यूज़ कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, तो आपको रिपीटर की रिक्वायरमेंट होगी हर 2 या 3 किलोमीटर के बाद में। इसके अलावा जो केबल है वो ससेप्टेबल है टू इंटरफ्रेंस, मतलब कि यहाँ पे नॉइज़ आपकी हो सकती है। अगर मान लीजिए वेदर ख़राब है, बारिश वगैरह हो रही है, तो केबल अगर आपकी वहाँ बिछी हुई है, तो उस टाइम में जो सिग्नल्स होंगे वो आपके इफेक्ट करेंगे, डेटा ट्रांसमिशन जो है वो इफेक्ट होगा। किसी भी तरीके का अगर वहाँ पे इंटरफ्रेंस होता है तो जो सिग्नल्स होंगे वो इफेक्ट होंगे और आपका जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप ट्विस्टेड पेयर केबल को सिलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं कि हमें जो है कोएक्सियल केबल को जो है किस केस में चूज़ करना चाहिए। मतलब जब भी हम कोएक्सियल केबल को चूज़ करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए, तो उन चीज़ों को यहाँ पे चेकलिस्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो बात करते हैं कोएक्सियल केबल को जो है आपको उस केस में यूज़ करना चाहिए जब आप चाहते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करना एरियल टू टीवी। मतलब कि एरियल जो होता है उससे अगर आपको टीवी में सिग्नल पहुँचाने हैं तो उस केस में आप कोएक्सियल केबल का यूज़ कर सकते हैं। एरियल का मतलब सिंपली एंटीना से है, जो कि आप लोग देखते हैं टाटा स्काई या डिश वगैरह में लगा हुआ होता है। तो उसी एंटीना से अगर आपको टीवी तक सिग्नल पहुंचाने होते हैं तो कोएक्सियल केबल का आप यूज़ करते हैं। या फिर जो केबल टीवी नेटवर्क होता है उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसके नेटवर्क को फैलाने के लिए जो हम कोएक्सियल केबल का यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा जो है कोएक्सियल केबल को आप टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे कि 10,000 जो कॉल्स होंगी वो आपकी एक ही साथ हो पाएंगी। मतलब कि इस केबल का यूज़ अगर आप टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, टेलीफोन ट्रांसमिशन के लिए करते हैं, तो 10,000 जो वॉइस कॉल होंगी वो एक साथ हो सकती हैं। इसके अलावा इस केबल को हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए
कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप के केबल का यूज़ आप लोकल एरिया नेटवर्क में भी कर सकते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए। तो ये तो कुछ सिचुएशंस हो गई जहाँ पे कि आप इस केबल का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं इस केबल को चूज़ करने से पहले। क्या फैक्टर हैं देखिए। पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस केबल को अगर आप यूज़ करते हैं एनालॉग ट्रांसमिशंस के लिए, मतलब कि एनालॉग सिग्नल्स जो है उनको ट्रांसमिट करने के लिए आप इस केबल का यूज़ करते हैं, तो आपको जो है स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी और साथ ही साथ आपको एम्पलीफायर चाहिए होंगे हर 5 या 6 किलोमीटर के बाद में। और अगर आप इसको यूज़ करते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जो डिजिटल डेटा है उसको ट्रांसमिट करने के लिए अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी रिपीटर्स की हर 1 किलोमीटर के बाद में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस केबल को चूज़ करने से पहले। अब हम बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल की, कि जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसको हमें कब चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज आपको उस केस में करना चाहिए जब आप चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, मतलब कि अगर आपको जो है डेटा ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ज़्यादा चाहिए तो उस केस में आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होती है वो आपकी जीबीपीएस में भी हो सकती है। इसके अलावा चाहते हैं आप ऐसी केबल यूज़ करना जहाँ पे कि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत कम पड़े, तो उस केस में आप जो है फाइबर ऑप्टिक केबल को यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग केबल होती है, यहाँ पे जो है आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और साथ ही साथ आप चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, कि आप चाहते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन अगर आपका हो तो बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हो, तो उस केस में आपको फाइबर ऑप्टिक केबल को चूज़ करना चाहिए। और साथ ही साथ यहाँ पे मेन चीज़ एक ये है कि आपकी कॉस्ट जो है वो मैटर नहीं करती हो, मतलब कि आप चाहते हैं कि भाई स्पीड बहुत ज़्यादा मिले, आपको डेटा जो है आपका ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा सिक्योरली हो, और जो कॉस्ट है वो आपके लिए मैटर नहीं करती है कि आप कितने भी पैसे खर्च कर सकते हैं, यहाँ पे जो कॉस्ट है वो आपके लिए मैटर नहीं करती है। तो उस केस में आप फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो केबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा महंगी केबल होती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ और पॉइंट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं फाइबर ऑप्टिक केबल को चूज़ करने से पहले। क्या पॉइंट है देखिए। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको रिक्वायरमेंट होगी बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिपीटर्स की, मतलब कि अच्छे स्पीड वाले अच्छी क्वालिटी के आपको जो है रिपीटर चाहिए होंगे हर 10 किलोमीटर्स के बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा बूस्ट करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में जो है बूस्ट होगा, तो इसीलिए जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो रेडियो वेव हमारी टेक्नोलॉजी है उसको हम किस केस में चूज़ करें। देखिए अभी तक जो है हमने जितने भी वायर्ड मीडिया होती हैं, जो गाइडेड मीडिया होती है, उनको डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं अनगाइडेड मीडिया की, कि हम जो है रेडियो वेव टेक्नोलॉजी जो होती है उसको किस केस में चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या पॉइंट है। अगर आपको जो है लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कम्युनिकेशन करना है तो आप जो है रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहते हैं कि जो सिग्नल हो वो आपके वॉल के भी पार हो जाएं, मतलब कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो जो सिग्नल्स हों वो उसके पार भी हो जाएं, तो उस केस में जो है आपको रेडियो वेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि ट्रांसमिशन हो वो ओमनी डायरेक्शनल हो, मतलब कि सभी डायरेक्शन में डेटा आपका जाए, जो सिग्नल ट्रांसमिट हो वो किसी भी डायरेक्शन में चले जाए, तो उस केस में आपको यूज़ करना पड़ेगी रेडियो वेव टेक्नोलॉजी। आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, वो ये है कि जो रेडियो वेव्स होती हैं वो हेल्थ के लिए थोड़ी नुकसानदेह होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है इस टेक्नोलॉजी को चूज़ करने से पहले। बात करते हैं यहाँ पे अब हम कि माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को हम किस केस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि जब भी हम माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो हमें जो है किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर हम चाहते हैं डेटा ट्रांसमिशन इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन में हमें जो है डेटा को ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में जो हमें माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो है थोड़ी सस्ती अनगाइडेड मीडिया आपकी पड़ जाती है, एज़ कम्पेयर टू रेडियो वेव ये थोड़ी सस्ती होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कैन बी यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन सर्विस, मतलब कि जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए अगर आपको टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करनी है तो उस केस में भी जो है आप माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे तो वो क्या है। पहला ये है कि आपको रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी हर 30 माइल्स के बाद में, क्योंकि यहाँ पे जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होती है आपको रिपीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। बात करते हैं यहाँ पे कि हमें जो है सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को किस केस में यूज़ करना चाहिए।
देखिए सैटेलाइट के बारे में शायद मैंने आपको बताया नहीं है, बट मैं यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी होती है वहाँ पे क्या होता है, अगर आप चाहते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े एरिया में सिग्नल को ट्रांसमिट करना, मतलब कि अगर आप चाहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रांसमिशन करना, तो उस केस में हमें सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और यहाँ पर देखिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में होती क्या है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे जो है आपके सैटेलाइट फिक्स कर दी जाती हैं और वो क्या करती हैं, वहाँ से सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करती हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो इस टेक्नोलॉजी का हम किस केस में यूज़ कर सकते हैं? इस टेक्नोलॉजी को हमें उस केस में यूज़ करना पड़ेगा जब हम चाहते हैं डेटा ट्रांसमिशन बहुत ही बड़े एरिया में, मतलब कि पूरे अर्थ पे अगर हमें डेटा ट्रांसमिशन करना है तो उस केस में हमें चाहिए होंगी सैटेलाइट। इसके अलावा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो उस केस में भी जो है आपको सैटेलाइट की ही रिक्वायरमेंट होगी। कुछ अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की बात करते हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सैटेलाइट को चूज़ करते हैं उस केस में। तो क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं? पहला है ये बहुत ही ज़्यादा महंगी टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि जो सैटेलाइट्स होती हैं इनको सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है और यहाँ पे जो है आपको एक्सपेंसिव रिपीटर्स चाहिए होते हैं, टावर्स चाहिए होते हैं जो सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं। इसके अलावा जो सैटेलाइट के सिग्नल्स होते हैं वो आपके डिस्टर्ब होते हैं, किसकी वजह से? जब भी कोई एयरप्लेन जाता है या फिर रेन वगैरह होती है, मतलब कि वेदर इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को आपको मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिग्नल में डिस्टर्बेंस रहता है। आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। बात करते हैं इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की, कि इंफ्रारेड जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें किस केस में यूज़ करना चाहिए। तो देखिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो उस केस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हम चाहते हैं डेटा ट्रांसमिशन करना बिना लाइसेंस के, मतलब कि हमें जो है किसी भी तरीके का लाइसेंस नहीं चाहिए, तो हम जो है ऐसे केस में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो है बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होती है, मतलब कि लाइन ऑफ साइट जो है वर्क करती है, एक ही डायरेक्शन में यहाँ पे सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं और बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस पे ये वर्क करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं जब भी आप इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे यह है कि ये जो टेक्नोलॉजी है वो आपके सॉलिड ऑब्जेक्ट के जो है पार नहीं हो पाती है। कोई भी वॉल है या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आएगा तो उसको जो ये पेंट्रेट नहीं कर पाएगी, मतलब उसके पार ये नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है जब भी आप जो है इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी को चूज़ करते हैं उस केस में। तो आई होप आप लोगों को सारी चेकलिस्ट समझ में आ गई होंगी। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि कौन सी गाइडेड मीडिया जो है आपको किस केस में यूज़ करनी चाहिए और कौन सी अनगाइडेड मीडिया जो है वो आपको किस केस में यूज़ करनी चाहिए। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है मैं इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जो है आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है इस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक हेल्पिंग हैंड एनजीओ है और इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो आपके ऑफिस हैं, मतलब कि दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है और इसके अलावा जो अलग अलग ब्रांच के जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पे एनजीओ चाहता है कि आपस में कनेक्ट करना, एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करना चाहता है। तो इसके लिए जो वो नेटवर्क को सेटअप करना चाहता है और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपके सामने टेबल दे रखी है कि यहाँ पे जो भी ऑफिसेज हैं उनमें जो है इस तरीके से डिस्टेंस दे रखा है। ये किलोमीटर्स में है कि मुंबई वाले हेड ऑफिस से जो है दिल्ली वाले ऑफिस के लिए जो डिस्टेंस है वो ये है। इसी तरीके से मुंबई हेड ऑफिस से जो है कोलकाता वाले ऑफिस के लिए डिस्टेंस ये है और मुंबई वाले हेड ऑफिस से चेन्नई वाले ऑफिस का डिस्टेंस ये है और दिल्ली से कोलकाता का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है। इसी तरीके से दिल्ली से चेन्नई का दे रखा है और चेन्नई से कोलकाता का दे रखा है। तो ये डिस्टेंस यहाँ पे आपको दे रखा है टेबल की फॉर्म में। और यहाँ पे देखिए दे रखा है कि जितने भी ऑफिसेज हैं उसमें जो है नंबर ऑफ कंप्यूटर इस तरीके से इंस्टॉल्ड है कि इतने इतने कंप्यूटर जो हैं वो हर ऑफिस में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ये कनेक्शन बनाना चाहते हैं सभी ऑफिसेज के बीच में। यहाँ पे देखिए इस तरीके से डायग्राम भी दे रखा है कि मुंबई का हेड ऑफिस है, दिल्ली की ब्रांच है, कोलकाता ब्रांच है और चेन्नई की ब्रांच है। तो यहाँ पर नेटवर्क को सेटअप करना है। अब देखिए इस तरीके से ही जो है वो आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए इस केस स्टडी को अगर आप अच्छे से देखेंगे तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो उन क्वेश्चंस को ही आपको आंसर करना होगा। तो बात करते हैं कि यहाँ पे इस केस स्टडी पे बेस्ड क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, suggest by drawing the best cable layout for effective network connectivity for all branches and the head office for communicating data।
मतलब कि यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से ब्रांचेस दे रखी हैं, तो आपको जो है केबल लेआउट दिखाना है कि किस तरीके से कनेक्ट किया जाए जिससे कि बेस्ट कनेक्टिविटी मिल सके और डेटा जो है वो आपका इफेक्टिव वे में शेयर हो सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो किस तरीके से इसका लेआउट रहेगा, तो देखिए मुझे जो है यहाँ पे मुंबई हेड ऑफिस से सारी ब्रांच को जोड़ना है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करूँगा। पहले मुंबई वाले से दिल्ली को कनेक्ट करूँगा, फिर मुंबई वाले से कोलकाता को कनेक्ट करूँगा और यहाँ पे मुंबई वाले से ही चेन्नई वाले को कनेक्ट करूँगा। तो इस तरीके से मेरा ये जो है लेआउट यहाँ पे रहेगा, जो कि मेरा बेस्ट रहेगा फॉर डेटा ट्रांसमिशन। देखिए इसका आंसर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से जो है आप कनेक्ट कर देंगे तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है और आपको जो है अपना पेन की हेल्प से इसको ड्रॉ करके कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोला गया है, सजेस्ट द मोस्ट सूटेबल लोकेशन टू इंस्टॉल मेन सर्वर फॉर दिस एनजीओ। देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। मैंने आपको बताया था कि सर्वर आप कहाँ इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पे बेसिकली यही चीज़ पूछी गई है कि आपको जो भी ऑफिस हैं वहाँ पे आप सर्वर कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे, कि कौन सी सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगी सर्वर को लगाने के लिए। तो मैंने आपको 80-20 वाला रूल बताया था कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ कंप्यूटर होते हैं वहीं पे आप सर्वर लगा देते हैं। तो इसका सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर कहाँ पे है, मुंबई हेड ऑफिस में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुंबई हेड ऑफिस हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सर्वर हमारा कहाँ रहेगा। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो नेटवर्किंग वाला चैप्टर है इससे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे बोला गया है कि राइट द नेम ऑफ द टाइप ऑफ नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी फॉर्म बाय कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर सिस्टम अक्रॉस द नेटवर्क। मतलब कि यहाँ पे जो नेटवर्क फॉर्म होगा वो किस टाइप का नेटवर्क फॉर्म होगा। तो बहुत ही सिंपल आंसर है, मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में आपको समझाया था कि जब भी हमारे एक ऐसा नेटवर्क हो जो कि एक सिटी से ज़्यादा सिटी में फैला हुआ है तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाता है बैन का। यहाँ पे हो जाएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो नेटवर्क है वो मल्टीपल सिटीज़ में फैला हुआ है। अगर एक ही सिटी में होता तो वो हमारा एग्जाम्पल होता मैन का, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा सिटी में है तो इसीलिए ये जो हमारा वैन हो जाएगा। मतलब कि वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो यहाँ पे फॉर्म होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सजेस्ट द मोस्ट सुटेबल मीडियम फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर इंस्टॉल्ड अक्रॉस द नेटवर्क आउट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कंप्यूटर कनेक्ट होंगे वहाँ पे सबसे सूटेबल जो है वो आपका मीडियम क्या रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पहला है फाइबर ऑप्टिक केबल, टेलीफोन वायर, रेडियो वेव्स और है यहाँ पे ईथरनेट केबल। तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे हमें चाहिए फास्ट कनेक्टिविटी। जो ऑफिसेस हैं यहाँ पे उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो सूटेबल रहेगा वो रहेगा आपका ए फाइबर ऑप्टिक केबल। जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होगी उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे, जिससे कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिल पाए, क्योंकि यहाँ पे जो ऑफिस होंगे वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये आंसर हो रहा है। तो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो इसी टाइप के जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है मैंने आपके लिए कुछ ही क्वेश्चंस लिए हैं। बाद में जो है मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें कि नेटवर्किंग से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको और करा दूंगा। वैसे मैंने यहाँ पे आपको आइडिया दे दिया कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ और टॉपिक को जो कि इस चैप्टर के रह गए हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा प्रोटोकॉल। हालांकि जो है प्रोटोकॉल को मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बट यहाँ पे जो है हम डिटेल में और ज़्यादा चीज़ें समझेंगे कि प्रोटोकॉल किस किस टाइप के होते हैं और ये किस तरीके से वर्क करते हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल में समझने वाले हैं, जिससे कि अगर प्रोटोकॉल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप जो है उसको एकदम से कर पाएँ। तो स्टूडेंट इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो को ही एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।